नमस्ते शिक्षक साथियों एवं प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। साथियों, पूर्व के वीडियो में हमने कक्षा 10वीं विज्ञान के पाठ 1 से 13 तक के सभी सही विकल्प ट्रिक के साथ देखे थे। आज हम सभी रिक्त स्थान ट्रिक के साथ देखने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए हम शुरू करते। तो यहाँ सबसे पहला रिक्त स्थान देखिए। पहला रिक्त स्थान है अभिकारकों की सांद्रता और ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर। तो यहाँ लिखना हमें बढ़ती है। इसके बाद दूसरा देखिए ताप दाब या। जब इस प्रकार से दिखे ताप दाब, तो आपको टी और डी याद रखना। अब टी और डी के साथ में आपको एस मिला देना है। तो टी से ताप, डी से दाब और एस से आपको सांद्रता याद रखना है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला देखिए। अगला है किसी विलयन की अम्लता अथवा क्षारकता दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमें यहाँ लिखना है पीएच पैमाना। ये पीएच पैमाना ऐसा पैमाना होता है जिससे हम किसी भी विलयन या घोल की अम्लता या क्षारकता पता कर सकते हैं और उसे दर्शा सकते हैं कि कितना है। उसके बाद है लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? मंद रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। मंद रासायनिक अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई भी अभिक्रिया की दर धीमी गति से होती है। अभिक्रिया इसमें धीमी गति से होगी, तो जंग लगना भी धीमी गति है। और लोहे में जंग लगना ये बहुत ही धीमी गति से होने वाली अभिक्रिया है, इसलिए हम इसे मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसके बाद देखिए अगला लोहे में जंग लगना हो गया। इसके बाद श्वसन एक अभिक्रिया है, तो इसमें हमें लिखना ऊष्माक्षेपी। श्वसन में क्या होती है? ऊष्मा या भाप निकलती है। तो इसमें हम जब भी ऊष्मा या भाप बाहर निकले तो उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ठीक। तो आप ये ट्रिक याद रखिए। चूने का बुझना परिवर्तन का उदाहरण है। तो दो परिवर्तन होते हैं, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो प्रकृति में ऑटोमेटिकली होते हैं, अपने आप होते हैं। और रासायनिक परिवर्तन में मनुष्य द्वारा जो निर्मित होते हैं वस्तुएं, उनमें जो अलग से वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं, तो वो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि चूने का बुझना, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, ये भौतिक में नहीं आएगा। इसके बाद वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होता है क्या कहलाती है? तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश शब्द याद रखना है और अवशोषण ये रासायनिक अभिक्रिया। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। फिर तीनों शब्द हमको इसी में मिल जाएंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। इसके बाद 8वां देखिए ताप दाब बढ़ाने से अभिक्रिया की दर। तो यहाँ लिखेंगे बढ़ जाती है। फिर अगला देखिए अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। तो आपको ये शब्द याद रखना है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर। मिलकर मतलब संयोजित होकर। तो यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया, मिलना या संयोजन होना, तो संयोजन अभिक्रिया आपको याद रखना है। इसके बाद फिर रिक्त स्थान देखिए अगले। यहाँ पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप कैसे याद रखेंगे? देखिए इसका सूत्र है CaSO4 × 1/2 H2O। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए प्लास्टर कैसा होता है? कड़क। तो कड़क क्या होता है? कैल्शियम। तो हम सबसे पहले कैल्शियम लिख देंगे Ca। उसके बाद प्लस दूसरा शब्द आधा है, तो इसका हम S लिख देंगे। उसके बाद O का हम लेंगे ऑक्सीजन और इसके साथ में लिख देंगे फ का 4 लिख देंगे। तो प्लास्टर कड़क होता है तो हम Ca लिख देंगे। इसके बाद प्ला के बाद आधा स है तो हम S लिख देंगे और ऑफ का हम लिख देंगे O4। और इसके बाद डॉट लगाकर हम हाफ पानी का सूत्र हम लिख देंगे।
H2O लिख देंगे साथ में, 1/2 H2O। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र आप आसानी से याद कर सकेंगे। अब विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र, इसमें हमें कैसे याद रखना है, तो इसमें हमें वीर शब्द याद रखना है। वीर के साथ कड़क, एकदम ताकतवर। तो इसमें Ca लिख दो, O अपनी तरफ से लिख देंगे, और Cl3 है क्लोरीन, आपको इसमें मिक्स कर देना है। आखिरी का जो क शब्द है इससे आपको क्लोरीन बना देना है, ठीक है। तो CaO वीर से बन गया CaO, और क से बन गया Cl3, तो CaOCl3। इस प्रकार से आप याद रखेंगे विरंजक चूर्ण का सूत्र। इसके बाद जलीय विलयन में क्षारक आयन देते हैं, तो जहाँ भी क्षार शब्द आए वहाँ पर आपको OH आयन लिखना है। फिर इसके बाद जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें तो गंधहीन सूचक कहते हैं। यहाँ गंध शब्द से आपको गंधहीन सूचक लिखना है। इसके बाद देखिए, संतरा में अम्ल उपस्थित रहता है, तो सिट्रिक अम्ल उपस्थित रहता है। ये खट्टा होता है संतरा, तो स को बना दिया हमने सिट्रिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर स को बना दिया सी और त को बना दिया ट्री, सिट्रिक अम्ल आपको याद आ जाएगा। इसके बाद फिर आगे देखिए, धात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, तो OH होते हैं, मतलब क्षारकीय होते हैं। फिर इसके बाद अधात्विक ऑक्साइड प्रायः कैसे होते हैं, तो ये खट्टे होते हैं, अम्लीय होते हैं। इसके बाद जल एक ऑक्साइड है, तो कैसा ऑक्साइड है, उदासीन, क्योंकि ये ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके बाद अम्ल नीले लिटमस को कर देते हैं। कैसा कर देते हैं, तो अधिकतर बच्चे लाल और नीले में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लाल लिखें या नीला लिखें। तो आपको जब अम्ल दिखे तो आपको अम्ल का आखिरी शब्द ल याद रखना है। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं और लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। साथियों, यहाँ पर दिख रहा है आपको अम्ल नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देते हैं, तो लाल कर देते हैं। नीला दिखे तो आपको लाल लिखना है और लाल दिखे तो आपको नीला लिख देना है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे देखिए, धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत की, तो ये लिखना है सुचालक। इनसे करंट उत्पन्न किया जा सकता है, इसलिए ये हो गई सुचालक। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता, ये गुण किस में होता है, तो धातुओं में होता है। आघात वर्धनीयता मतलब पीट के ये लंबे भी हो जाते हैं, और तन्यता मतलब इनमें तन्यता का गुण या खिंचाव का गुण होता है। फिर इसके बाद देखिए, भंगुरता प्रायः प्रमुख गुण है। भंगुरता मतलब ये कौन सी चीज़ होती है जो टूट जाती है, तो धातु और अधातु दो चीज़ें होती है, तो हमें अधातु लिखना है इसमें। अधातु का प्रमुख गुण होता है भंगुरता। धातुएं भंगुर नहीं होती, अधातुएं भंगुर होती है, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है। अधातुएं प्रायः विद्युत की, तो अचालक होती है, अचालक या कुचालक लिखना है। फिर इसके बाद का उपयोग थर्मामीटर बैरोमीटर में किया जाता है, तो पारा का उपयोग ये थर्मामीटर में उपयोग होता है। इसके बाद देखिए, फिर रिक्त स्थान है, ताप दृढ़ प्लास्टिक है। ताप दृढ़ प्लास्टिक है, तो ये बेकेलाइट आपको याद रखना है, बेकेलाइट। तो कैसे याद रखेंगे, ताप बढ़ रहा है लाइट से, तो कौन सी लाइट से, बैक लाइट, मतलब पीछे की लाइट। इस प्रकार से आपको याद रखना है, तो बेकेलाइट आपको याद आ जाएगा। तो ताप दृढ़ प्लास्टिक है, बेकेलाइट। इसके बाद फिर आगे देखिए, संश्लेषित अपमार्जक कहलाते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है सिंडेट्स। इसको आप गूगल पे सर्च करना, तो सिंडेट्स
से संबंधित सारे अपमार्जक जो झाग पैदा करते हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे, उनके चित्र या फोटो आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद तो आपको सिंडेट्स के फ़ोटो इस प्रकार से सर्च करना है, तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या अपमार्जक उसमें है। फिर अचार जैसे खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए तो यहाँ हम लिखेंगे एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। फिर चौथा देखिए, एथेनॉल, गैसोलीन एवं बेंजीन का मिश्रण एल्कोहल कहलाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पावर एल्कोहल। यदि भूल जाओ तो यहाँ पर बेंजी शब्द याद रखना है या बहंजी याद रखना है। बहंजी कैसी है? पावरफुल है। फिर इसके बाद हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोक्सी व्युत्पन्न क्या कहलाते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे एल्कोहल। ठीक। फिर कार्बन की संयोजकता होती है, यह कितनी होती है? 4। तो इसमें आपको क्या ट्रिक याद रखना है कि 4 बार आपने कार्बन रखकर चित्र बनाया। फिर अगला देखिए, सिरका में होता है तो एसिटिक अम्ल। इसके लिए आपको क्या याद रखना है? आप सिर के पास में एसी रखकर सोए तो आपको एसिटिक अम्ल याद आ जाएगा। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? तो एसिटिक अम्ल होता है। फिर इसके बाद शराब में या वाइन में, शराब में या वाइन में होता है तो एथिल एल्कोहल होता है या एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक। फिर इसके बाद यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है, तो समावयवता इसमें आपको लिखना है कार्बनिक यौगिकों में। जैसे ही यहाँ पर आए यौगिकों में समावयवता का गुण पाया जाता है, तो कौन से यौगिकों में? कार्बनिक यौगिकों में। फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है पौधों में गैसीय विनिमय द्वारा होता है, तो यहाँ लिखेंगे हम रंध्रों। रंध्र मतलब छिद्र। पौधों में भी छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन रंध्रों या छिद्रों के द्वारा गैसों का विनिमय होता है। इसके बाद देखिए, हरे पौधे अपना स्वयं बनाते हैं भोजन। इनको भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि पौधे ही हमारे लिए भोजन है, इसलिए पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से केल्विन कैलोरी ऊर्जा मुक्त होती है, तो यहाँ पर आप 673 कैसे याद रखेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको ये जो ग्लूकोज लिखा है, ग्लूकोज को इस प्रकार से लिखना है, ग्लूकोज। ठीक है। तो ग्लूकोज का जो पहला जी है उसको आपको बना देना है 6। जी 6 जैसा है तो आपको 6 बना देना है। फिर एल है तो एल आपको उल्टा कर देना है, तो ये 7 बन जाएगा और 3 अपनी तरफ से लिखना है, तो 673 ये आपको रिक्त स्थान में लिख देना है। इसके बाद है एक्सकेरिस या गोल कृमि। एक्सकेरिस या गोल कृमि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला जंतु है, अंतःपरजीवी। ये आपको कैसे याद रखना है? तो कृमि कहाँ रहता है या कीड़ा कहाँ रहता है? आंत में रहता है, तो आंत से ही हम अंतः बना देंगे। और परजीवी मतलब दूसरे जीवों को खाने वाला। जो भी हम मीठा खाते हैं तो ये परजीवी यदि हमारे पेट में होते हैं या कीड़े होते हैं तो वो हमारे पेट में हाथों में रहकर हमारे शरीर को पोषण देने वाले पदार्थों को खुद पोषित कर लेते हैं, यानी खा जाते हैं। तो ये हो गए गोलकृमि, तो अंतः परजीवी। ठीक है। फिर इसके बाद है कवक। एक पोषण का उदाहरण है कवक, तो ये मरा हुआ है। कैसा है? कवक मरा हुआ, तो मृतोपजीवी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक। मृतोपजीवी पोषण का उदाहरण है, या कवक याद रखेंगे फंगस। आप इसका कवक का फोटो इस प्रकार से गूगल पर सर्च करना तो आपको उससे संबंधित सारे चित्र दिख जाएंगे। फिर इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
पलकों का झपकना क्रिया है। कैसी क्रिया है? प्रतिवर्ती क्रिया है। प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होती है जो ऑटोमेटिकली होती है शरीर में। इसको दिमाग, इन क्रियाओं को दिमाग आदेश नहीं देता कि आप यह काम करो, ये अपने आप शरीर में होती है। जैसे पलक झपकना, तो इसमें हम पलकों को झपकाने के लिए बार बार आदेश नहीं देते मस्तिष्क द्वारा, ये खुद झपकती है। और कितनी बार झपकती है भी हम बता नहीं सकते। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। फिर पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये कैसे याद रखेंगे? तो मास्टर पीयूष, इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण द्वारा होता है। हृदय स्पंदन क्रिया का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ आपको याद रखना है मेडुला ऑब्लंगेटा। तो ये कैसे याद रखेंगे? दिल, और यहाँ ये रखेंगे मेंढक, मेंढक का दिल। इस प्रकार से आपको याद रखना है। मेंढक याद रहेगा तो मेडुला भी याद आ जाएगा। फिर संदेश संवहन की इकाई क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है न्यूरॉन। क्या कहलाती है? न्यूरॉन। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे? संदेश, या कोई न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर आप याद रखेंगे। संदेश कौन भेजता है, किससे मिलता है? तो न्यूज़पेपर से मिलता है। तो न्यूज़पेपर आपको याद रखेगा, न्यूरॉन भी आपको याद आ जाएगा। फिर पौधों में तंत्रिका तंत्र का होता है। क्या होता है? अभाव। तंत्रिका तंत्र तो हम में होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता, मतलब उसमें नहीं होता, इसलिए हम लिखेंगे अभाव। फिर आगे देखिए, पुष्प में नर जननांग है, तो इसमें याद रखना है पुंकेसर। कौन से सर? पुंकेसर। तो दूसरा, अंडाशय का कार्य रिक्त स्थान का निर्माण करना है। अंडाशय का कार्य रिक्त स्थान का निर्माण करना है, तो इसमें आपको याद रखना है बीजांडो, ये याद रहेगा। इसके बाद देखिए, मादा और गर्भस्थ शिशु के मध्य जैविक संबंध बनाए रखने वाले ऊतक को कहते हैं प्लेसेंटा कहते हैं। अब ये कैसे याद रखेंगे? तो आप इसमें इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि मादा को मान लेंगे माता, माता के गर्भ में शिशु क्या कर रहा है? प्ले कर रहा है, मतलब खेल रहा है, तो प्लेसेंटा आपको याद आ जाएगा। इसके बाद देखिए, जीवों में आकार, परिमाण आदि में परिवर्तन जीवों में कहलाता है। तो क्या कहलाता है? जब भी जीव का आकार बढ़ता है तो धीरे धीरे उसको बढ़ने की क्रिया को हम बोलते हैं वृद्धि, या कुछ भी परिवर्तन, जैसे आकार में परिवर्तन, परिमाण में परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है तो वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो हम इसमें वृद्धि लिखेंगे। हाइड्रा में प्रजनन की क्रिया तो किसके द्वारा होती है? मुकुलन। इसमें आप रखेंगे याद हेमो, हेमो याद रखेंगे तो आपको मुकुलन याद आ जाएगा। हाइड्रा, मुकुलन, ठीक है। इसके बाद पौधों में लंबाई की वृद्धि को कौन से यंत्र की सहायता से मापा जाता है? तो क्रेस्कोग्राफ, क्रेस्कोग्राफ। पौधों में लंबाई की वृद्धि को क्रेस्कोग्राफ यंत्र की सहायता से मापा जाता है। अब इसको आप कैसे याद रखेंगे? क्रेस्कोग्राफ नाम आप यदि भूल जाओ तो इसके लिए आपको याद रखना है कि पौधे, मान लीजिए 2 पौधे पास पास में, तो एक पौधा दूसरे पौधे को बोल रहा है खिसक उधर, तो केस्को या खिसको, क्रेस्कोग्राफ, इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। फिर भ्रूण में वृद्धि होती है, भ्रूण में वृद्धि होती है तो इससे कहेंगे एम्ब्रियोजेनेसिस, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण को अंग्रेजी में एम्ब्रियो बोलते हैं, जेनेसिस अपने को मन से लिखना है, और इसका हिंदी नाम खंडी भवन। तो या तो हिंदी में याद रखो या फिर अंग्रेजी में। इसके बाद देखिए, पादपों में वृद्धि होती है तो विभज्योतिकी, विभज्योतिकी ये याद रखिए। वृषण का कार्य उत्पन्न करना है तो शुक्राणुओं को उत्पन्न करना है। ये वृषण पुरुषों में होते हैं, स्त्रियों में नहीं होते हैं, तो ये शुक्राणुओं को उत्पन्न करते हैं। फिर मादा में अंडाशय की संख्या होती है तो इसमें याद रखेंगे 2। ये कैसे याद रखेंगे? इसमें हम इस प्रकार से याद रखेंगे, मादा अंडा 2,
इस प्रकार से हम याद रखेंगे तो हमें याद रहेगा। इसके बाद है रिक्त स्थान। अगले एक ही जनक की संतानों में समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्नता होती है, इसे हम कहते हैं विविधताएं। तो भिन्नता से आपको विविधताएं लिख देना है। फिर आगे देखिए गुणसूत्र संतान उत्पत्ति में प्रमुख होते हैं, ये भी याद हो जाएगा। फिर अगला देखिए डीएनए का पूरा नाम, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डी से हो जाएगा डीऑक्सी राइबो, और एन से हो जाएगा न्यूक्लिक, ए से हो जाएगा एसिड। तो डी से आपको 3 नाम याद रखना है, डीऑक्सी राइबो, और एन से न्यूक्लिक, और ए से एसिड। फिर इसके बाद देखिए आरएनए का पूरा नाम, तो ये राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये भी आपको याद रखना है। फिर 5वां देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों को ले जाने वाला वाहक क्या कहलाता है, तो कारक कहलाता है। हीमोफीलिया एक रोग है, कैसा रोग है, आनुवंशिक रोग है, मतलब ये परिवार से परिवार की ओर ट्रांसफ़र होता है, तो आनुवंशिक इसे हम कहेंगे। आप गूगल में सर्च कीजिएगा हीमोफीलिया रोग, उसके फ़ोटो इस प्रकार से सर्च करना, आपको पूरा विवरण आपको दिख जाएगा, और उसमें बताएंगे कि हीमोफीलिया किस प्रकार की बीमारी होती है। इसमें रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, तो ये आनुवंशिक रोग है। फिर 2 विपरीत लक्षणों को साथ लेकर कराए गए संकरण को कौन सा क्रॉस कहते हैं, तो द्विसंकर। 2 से आपको याद रखना है द्वि, और संकर आप मन से लिखेंगे। संकर यहाँ पर भी मिल जाएगा 2, और ये संकरण, तो आपको द्विसंकर लिख देना है। फिर 8वां देखिए जीवाश्म एवं चट्टान की आयु का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। जीवाश्म एवं चट्टान की आयु का निर्धारण, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेडियो आइसोटोप। तो ये नाम आप किस प्रकार से याद रखेंगे, आप याद रखिए कि जीव क्या सुन रहे हैं, रेडियो, और चट्टान किसकी बनी है, आइस की बनी हुई है या बर्फ़ की बनी हुई, तो रेडियो आइसोटोप। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। फिर इसके बाद है कर्णपल्लव की पेशियाँ, मतलब कान के पीछे की जो पेशियाँ है, और अक्लदाड़, ये मानव के अंग कहलाते हैं। कौन से अंग, अवशेषीय अंग, ठीक है। फिर इसके बाद प्राणी अपने भ्रूणीय परिवर्धन में पूर्वजों की, तो इसमें भ्रूणी आपको यहाँ पर लिख देना है, भ्रूणीय अवस्थाओं को दोहराता है। इसके बाद डार्विन के अनुसार किसी भी स्पीशीज के सदस्यों में रिक्त स्थान की प्रचुर क्षमता होती है, तो किसकी, तो जनन की, जनन या प्रजनन की, तो जनन लिख देंगे हम, ठीक है। फिर इसके बाद प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत ने प्रतिपादित किया, तो इसमें हम लिखेंगे डार्विन। क्या लिखेंगे, डार्विन। तो आपको पा और डा इस प्रकार से याद रखना है। फिर प्राकृतिक और ये डार्विन, वर्णवाद। फिर तो आपको याद रखना है पावड़ा, पावड़ा याद रखना है, तो आपको याद आ जाएगा प्राकृतिक वर्णवाद का डार्विन। फिर इसके बाद रिक्त स्थान के अनुसार अंगों का अनुपयोग अंग में कई पीढ़ियों के बाद परिवर्तन कर देता है, तो इसमें लिखना है लेमार्कवाद। किसके अनुसार, तो लेमार्कवाद। फिर अगला देखिए, अगला है बाह्य कान की मांसपेशियाँ मनुष्य में अवशेषीय अंग है। कान के बाहर जो बाल आ जाते हैं या फिर कोई भी अवशेषीय अंग आ जाते हैं, तो उसे हम अवशेषीय अंग कहेंगे। कान के बाहर कहीं भी कोई भी अंग हमें अलग से परिवर्तन दिखाई दे, तो उससे हम अवशेषीय अंग की श्रेणी में रखेंगे। फिर इसके बाद देखिए चिड़िया और कीट के पंख कैसे अंग है, तो समवृत्ति अंग है, समवृत्ति।
चलिए फिर आगे देखिए, वस्तुओं को हम रिक्त स्थान की उपस्थिति में देख सकते हैं। जब तक प्रकाश या उजाला नहीं होगा तब तक हम कोई भी वस्तु नहीं देख सकते। तो प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश उत्तर लिखना है हमें। इसके बाद फिर अगला देखिए, रिक्त स्थान दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। तो यहाँ लिखेंगे समतल। अब यहाँ पर भी बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको कैसे याद रखना है, SFA, S से समतल और F से फोकस दूरी और A से अनंत, SFA, इस प्रकार से याद रखना है। जब भी फोकस दूरी अनंत पूछे यानी FA हो तो आपको S याद रखना है, मतलब समतल। फिर इसके बाद देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, ये तो लिख सकते हैं। फिर देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति कैसी रहती है, नियत रहती है। कैसी रहती है, नियत, फिर मतलब निश्चित रहती है। फिर निर्वात में समस्त रंगों की प्रकाश किरणों की चाल कैसी होती है, समान होती है, ये भी हो जाएगा। इसके बाद छठा देखिए, प्रकाश रेखा में गमन करता है या गति करता हुआ प्रतीत होता है, तो हम लिखेंगे सीधी, ये भी याद हो जाएगा। इसके बाद सातवां देखिए, लेंस सूत्र को 1/v 1/u बराबर 1/f 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f समीकरण से अभिव्यक्त किया जाता है। ये सूत्र आप कैसे याद रखेंगे, तो इसमें 3 खिलाड़ियों का नाम आप याद कर लीजिए। सबसे पहले विराट याद कर लीजिए, फिर युवराज कर लीजिए, एफ से कोई भी दूसरा। तो सबसे पहले विराट रखिए, फिर युवराज रखिए और फिर एफ से कोई भी आपको खिलाड़ी पसंद है उसको रख लीजिए और शुरू में दोनों के पहले माइनस रख दीजिए, ठीक। तो इस प्रकार आप सूत्र याद कर लीजिए। लेंस शक्ति की SI इकाई क्या है, तो डायोप्टर। आपको इसमें इस प्रकार से याद रखना है, LED इस प्रकार से याद रखना। ले से हो गया LE और ड को बना दिया हमने D, LED इस प्रकार से याद रखेंगे। लेंस शक्ति की इकाई तो LED याद रखिए, तो LE हो गया ले और D हो गया डायोप्टर। तो LED याद रखना है तो आपको डायोप्टर याद आ जाएगा। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा, तो आभासी होगा। उत्तल कैसा होता है, उठा हुआ। फिर इसके बाद निर्वात में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ m/s होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो आप इसमें ये शब्द ले लीजिए निर्वात। निर्वात से ये पूरा बना है, देखिए ध्यान से। नी को बना दिया हमने ती, निर्वात में नी को बना देना ती, तो 3 ती से हो जाएगा 3 और गुणित अपनी तरफ से। और ये जो व लिखा है, नी के बाद क्या लिखा, व लिखा है इस प्रकार से। व को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 0 है और फिर 1 है, तो इसको हम 1 और 0 बना देंगे, मतलब 10 बन जाएगा। और 10 की घात 8 कैसे आया, तो आखिरी में जो निर्वात में ही आपको आत ऐसा दिख रहा है, तो इसकी घात 8 लगा देंगे, ठीक है। तो निर्वात शब्द से ही आपको पूरा सूत्र याद आ जाएगा। 3 × 10⁸ और m/s ये अपने को मन से लिखना है। फिर इसके बाद देखिए आगे, प्रकाश की मात्रा रिक्त स्थान द्वारा नियंत्रित की जाती है। किसके द्वारा, आइरिस के द्वारा। आइरिस मतलब हमारी आँखों की पुतली। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, कम होती है। फिर तीसरा देखिए, दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। तो दूर में बहुत और दूरदर्शी में आपको बहुत याद रखना है, ठीक है। और सूक्ष्म तो इसमें आपको कम लिखना है, इस प्रकार से आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद लाल रंग की तरंग दैर्घ्य कैसी होती है, तो लाल रंग एकदम चमकता है दूर से ही, और तो इसमें सर्वाधिक। और बैंगनी रंग की न्यूनतम, ठीक है।
सबसे पहले बेजानी हप्पी नाला, तो बैंगनी रंग सबसे पहले आता है, तो ये बैंगनी रंग कम चमकने वाला, और लाल रंग आखिरी में जो सूर्य के पास होता है वो लाल रंग, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी। फिर इसके बाद देखिए पेंटर नीले व पीले व नीले रंगों के पेंट को मिलाकर का पेंट बनाते हैं। तो आपको इसमें इस प्रकार से याद रखना है, पीले प्लस नीले बराबर सफ़ेद, पीले प्लस नीले बराबर सफ़ेद, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो सफ़ेद को बना देना श्वेत। फिर आगे देखिए लेंस, नेत्र लेंस की वह क्षमता है जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। तो इसमें समायोजित शब्द पकड़ लेना, इसको आपको बना देना समंजन। ठीक, इसके बाद देखिए स्वस्थ मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ये कल भी बताया था। स्पष्ट दृष्टि जैसे ही दिखे तो आपको 25 लिख देना है। फिर आगे देखिए 8वां, प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो प्रिज्म कोण कहते हैं। फिर आगे देखिए प्रिज्म, ये हो गया श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा अपने रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को प्रकाश का कहते हैं। तो ये वर्ण विक्षेपण, तो ये इसी प्रश्न में आपको मिल जाएगा। देखिए रंग को बना देना आपको वर्ण, और विभक्त को बना देना है विक्षेपण। रंगों लिखा है तो रंग मतलब वर्ण होता है, और विभक्त को लिख देंगे विक्षेपण। ठीक है। फिर आगे देखिए प्रकाश के रिक्त स्थान के कारण प्रकाश आकाश का रंग नीला तथा सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। तो इसमें प्रकाश के प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब फैलने के कारण, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण प्रकीर्णन। इसके बाद देखिए फिर अगला, समान आकार के किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है, ये याद हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए ये यहाँ पर गणित जैसा प्रश्न आ गया। यदि चालक तार में 6 कूलम आवेश 3 सेकंड तक प्रवाहित होता है तो तार में प्रवाहित विद्युत धारा का मान, तो इसमें आपको भाग दे देना है, 6/3 कर देना है, तो ये 2 बचेगा। ठीक, तो 2a लिखना आपको। तो इस प्रकार से याद रख लीजिए। फिर तीसरा, धारा के ऊष्मीय प्रभाव में विद्युत ऊर्जा, जैसे ऊष्मीय प्रभाव लिखा है तो आपको ऊष्मा ऊर्जा कर देना है। फिर आगे देखिए शुद्ध जल विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। इसके बाद फिर आगे देखिए एकांक समय में किए गए कार्य को विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति मतलब पावर लाइट। ठीक है। फिर अश्व शक्ति बराबर वाट, कितना वाट? अश्व शक्ति आपको मान लीजिए संख्या याद नहीं हो रही तो आपको अश्व का मतलब होता है घोड़ा, इस प्रकार से याद रखना है। अश्व तो कितना घोड़े? तो 7 घोड़े। 7 घोड़े के सभी के कितना पाँव? तो 4 पाँव, और उन सभी ने छक्का लगाया पाँव से। ठीक है, इस प्रकार से याद रख लीजिए। 7 घोड़े, सभी के 4 पाँव, और सभी ने एक साथ छक्के लगाए, तो 746 आपको याद रहेगा। इसके बाद धारावाही चालक तार में धारा का मान बढ़ाने पर रिक्त स्थान का मान बढ़ जाता है। तो किसका मान बढ़ जाता है? प्रतिरोध का। जहाँ धारा शब्द है वहाँ आपको प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इस प्रकार से याद रखना है। फिर ग्रेफाइट विद्युत का क्या है? सुचालक है, ये याद रहेगा। ये पेंसिल में पाया जाता है ग्रेफाइट। फिर एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? 0 होता है। फिर आगे देखिए विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? जनित्र यानी जनरेटर। ठीक। फिर इसके बाद देखिए रिक्त स्थान की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति जैसे आए तो ऐसे चुंबकीय सुई से अपन दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। N और S ध्रुव पर यह रुक जाती है, चुंबकीय सुई। फिर तीसरा देखिए धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसी होती है? तो अधिक होती है, ये भी याद रख सकते हैं। फिर विद्युत धारा कितना प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक। फिर इसके बाद
घरों में प्रयुक्त विद्युत धारा की आवृत्ति कितना सेकंड है? तो 50 सेकंड है। ये भी याद रहेगा। और विद्युत धारावाही तार एक रिक्त स्थान की भांति व्यवहार करता है, तो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण रिक्त स्थान द्वारा किया जाता है। अब इसमें चुंबकीय बल रेखा किस प्रकार से याद रखेंगे? आपको ये याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र लिखा तो चुंबकीय से आपको चुंबकीय लिख देना है, और निरूपण का आपको लिख देना है बल रेखा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र का निरूपण, तो इसमें आपको याद रखना है चुंबकीय बल रेखा। रूप याद रखेंगे तो रेखा भी याद आ जाएगा, चुंबकीय बल रेखा। ठीक है। धारावाही चालक तार से संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने हेतु नियम प्रयुक्त किया जाता है। अब जब भी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये शब्द आए, ये ज्ञात करने का आए, तो आपको लिखना है दाहिने हाथ का अंगूठा, यानी दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। ठीक है, यहाँ पर यह शब्द याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये शब्द आए और ज्ञात करने का आए तो आपको लिखना है दाहिने हाथ का। और फिर आगे बढ़ते हैं। पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को कहते हैं। अब आपको इसमें परिनालिका किस प्रकार से याद रखना है? ये फेरे मतलब परिक्रमा, तो परि और कुंडली मतलब नालिका, परिनालिका, इस प्रकार से आपको याद रखना है। 10वां देखिए, धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा। अब यहाँ पर बल शब्द आया है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से शब्द आता तो आप दाएं हाथ का नियम इस प्रकार से लिखते हैं, और यहाँ पर क्षेत्र में लगने वाला बल पूछा है तो बल में आपको बाएं हाथ का उपयोग करना है। हनुमान जी का बाएं हाथ याद रखना है। ठीक है। फिर बाएं भुजा असुर दल मारे, इस प्रकार से आपको याद रखना है बल से बाएं हाथ। फिर वह युक्ति जो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह को उत्क्रमित कर देती है उसे कहते हैं तो दिक् परिवर्तक, दिक् मतलब दिशा, परिवर्तक। ठीक। फिर इसके बाद है किसी परिपथ में धारा के संसूचन के लिए प्रयुक्त उपकरण, तो इसमें लिखना आपको गैल्वेनोमीटर। किसी परिपथ में धारा की जो सूचना हमें मिलती है तो कौन से मीटर से मिलती है, कौन से यंत्र से मिलती है? गैल्वेनोमीटर। ठीक है। फिर इसके बाद 13वां देखिए, विद्युतमयी तार में रिक्त स्थान रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है, तो विद्युत या लाइट लाल रंग की है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। उदासीन तार में रिक्त स्थान रंग का विद्युतरोधी आवरण होता है। उदासीन मतलब काले याद रख लीजिए, उदासीन हो तो आपको काले लिखना है, और विद्युतमयी इस प्रकार हो तो आपको लाल लिखना है। फिर अति भारण तथा लघु पतन से विद्युत परिपथ की सुरक्षा के लिए प्रयुक्त करते हैं, किसका उपयोग करते हैं? तो फ्यूज तार का। किसका? फ्यूज तार। इसमें आपका अति और लघु याद रखना है। अति और लघु आए तो आपको फ्यूज तार इस प्रकार से लिख देना है। इसके बाद देखिए, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले रसायन हैं, तो आपको इसमें याद रखना है CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन शब्द आए और हानि पहुंचाने वाला रसायन पूछे तो आपको CFC याद रखना है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। फिर इसके बाद पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है तो एक देशिक होता है, ये याद रहेगा। फिर विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण से पहला अक्षर लेंगे प से बना देंगे 5, और आखिरी का जो आना है तो ऐसा कौन सा महीना है जिसमें आखिरी में ना आता है? तो जून आता है, तो प से 5 और आखिरी का आना
किस में आता है? जून में। ठीक है, तो 5 जून इस प्रकार से आपको याद रखना है। फिर आगे देखिए, विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें एक जीव दूसरे जीव को अपना आहार बनाते हैं तो क्या कहलाता है? खाद्य श्रृंखला। ये तो आपको याद रहेगा। इसका जीवाणु और कवक एक जैसे सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? तो अपघटक। जीवाणु और कवक यानी फफूंद, ये क्या करते हैं? ये सूक्ष्म जीव है और ये किसी चीज़ को सड़ा देते हैं, पूरा अपघटित कर देते हैं। अपघटक याद रखेंगे। फिर वर्षा के पानी को एकत्रित करना व इससे उपयोग में लाना क्या कहलाता है? तो वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वाटर हार्वेस्टिंग, पानी से आपको बना देना वाटर। कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं कि क्या लिखें, तो वर्षा का पानी रोकना है तो पानी से आपको वाटर लिख देना है, और एकत्रित शब्द से बन गया हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब एकत्रित करना। इस प्रकार से आप याद रखेंगे तो आपको जल्दी दिमाग में याद रहेगा। हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्पादक, क्योंकि ये उत्पन्न करने वाले उत्पादक हैं। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण कितना प्रतिशत होता है? तो 10% होता है। कितना प्रतिशत? 10%। तो साथियों, ये थे कक्षा 10वीं के विज्ञान के सारे खाली स्थान या रिक्त स्थान जो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से बताए। आप ट्रिक याद रखिए, उस ट्रिक को आप दिमाग में चिंतन करिए, उसका चित्र भी बनाइए पूरी तरह से। जब हमारे दिमाग में फिल्म चलती है, चित्र बनता है, तो हमें अच्छे से याद होता है। रटने से हम भूल भी सकते हैं। तो आपको ट्रिक बताई गई है, वो ट्रिक आप याद रखेंगे तो आप जल्दी से जल्दी उत्तर को लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।